हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? सब ठीक हो? वेरी गुड। तो हमने आपको क्या होमवर्क दिया था? एमसीक्यू। कौन से एमसीक्यू? चैप्टर नंबर 1। ठीक है। तो अपन आ जाते हैं सबसे पहले, जो भी आपको होमवर्क दिया था उसको मैच कराते हैं। हाँ जी बेटा, बताओ कौन सा एमसीक्यू, कौन से क्वेश्चन? एसएम के सारे क्वेश्चन हो गए थे क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन दिया था ना, तो 22 का भी तो एक पार्ट दिया था। तो पहले आप 22 वाला जो पार्ट है वो देखो। हाँ जी बेटा, 22। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? अगला क्वेश्चन 23 दिया था, ये और देखो। इसमें पहले है डिफॉल्ट स्कीम के हिसाब से, देखो। बहुत बढ़िया, अगर सही है तो। आंसर अलग है? हाँ, आंसर अलग कैसे हो सकता है? इसमें मेन सरचार्ज है वो 15% लगा हुआ है दोनों पे। बाकी तो आसान ही था। सरचार्ज लगेगा ही 15%, तो अलग अलग करके क्या करना है? देखो क्या है, ये इनकम को टोटल कर लो, कितना आ रहा है? अदर इनकम है 114, और इन ये कितनी आ रही है? 116। 1 करोड़ 16 लाख। 1 करोड़ 16 लाख। तो जो स्पेशल रेट वाली इनकम है वो तो 1 करोड़ 16 लाख है, और जो नॉर्मल इनकम है वो 1 करोड़ 14 लाख है। दोनों को एग्रीगेट कर दो, हो गया 2 करोड़ 30 लाख। और 2 करोड़ से ऊपर सरचार्ज कितना बनता है? 25%। 25% सरचार्ज बनता है, लेकिन आपको ये सिखाया हुआ है कि इनके ऊपर सरचार्ज तो मैक्सिमम 15% हो सकता है, तो 15% लग जाएगा इनके ऊपर। और इसका खुद का भी 15 बनता है, संगत से बढ़ गया। इस वजह से क्या कहते हैं, इनके ऊपर भी 15% हो जाएगा, तो इसलिए दोनों के ऊपर 15% लगेगा। तो तभी इन्होंने क्या किया, टोटल इनकम करी, उसको 15% लगा दिया। आपको अलग अलग करना है, अलग अलग कर लो। अलग अलग करोगे, इसको टोटल करके 15% से मल्टीप्लाई कर लो, और यहां इस 30 लाख के ऊपर 15% से मल्टीप्लाई कर लो, वैसे भी सेम आएगा आंसर। तो अगर आप 1280 प्लस के 650 इंटू में 15% करोगे, तो वो आएगा 289,500। और फिर आप 30 लाख रुपए के ऊपर भी 15% करोगे, तो ये आएगा 4,50,000 रुपीज। टोटल करोगे 289,500, तो यही आ रहा है आंसर। ठीक है, बिल्कुल। तो जब 15-15% चाहे अलग अलग लगा लो, इकट्ठा लगा लो, आंसर तो सेम ही आना है। देखो इसके अलावा और क्या पूछना है इस क्वेश्चन में, और क्या पूछना है? हाँ जी, इस क्वेश्चन में और क्या पूछना है? इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल स्कीम, ओल्ड स्कीम से भी करना है, तो ये ओल्ड स्कीम का आंसर है। सरचार्ज दोनों में सेम लगेगा, बस टैक्स की कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। ये ओल्ड स्कीम का आंसर है।
ठीक है, बढ़िया है, देख लो, मैच कर लो। और क्या क्वेश्चन दिए थे? पीवाईक्यू, पीवाईक्यू भी दिया था। तो PYQ1 देख लो भाई, PYQ1 का फाइनल आंसर देख लो। हाँ जी बेटा, और कौन सा क्वेश्चन दिया था? अच्छा, इसमें कोई डाउट हो तो बता दो। हाँ जी, MCQ नंबर, अच्छा और कोई क्वेश्चन रह गया क्या? ये सारे हो गए PYQ के। तो MCQ पे आते हैं। MCQ नंबर 1 बताइए। नहीं है। MCQ नंबर 2, MCQ नंबर 3, MCQ नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ जी, कौन सी एग्जामिशन चाहिए नॉन रेजिडेंट को? कौन सी? बेसिक एग्जामिशन मिलती है उसको, बट नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम पे मिलती है। जो उसकी 2.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख जो भी बेसिक एग्जामिशन है नॉन रेजिडेंट को मिलेगी, बट उसको सिर्फ अपनी जो नॉर्मल स्लैब रेट वाली इनकम होती है, जैसे हाउस पर्टी, सैलरी, इन पे मिलती है। तो अगर उसकी कोई बच जाती है, अनएग्जॉस्टेड बच जाती है, वो स्पेशल रेट वाली इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलती। यानी कि 112A, 112 इनके अगेंस्ट नहीं मिलती, वो सिर्फ रेजिडेंट को मिलती है। एंड नॉन रेजिडेंट भी टैक्स देगा एग्रीकल्चर इनकम पे। अगर वो एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में है, इंडिया की जमीन है, तो उसको नॉर्मल एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, उसका भी पार्शियल इंटीग्रेशन होगा। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है बेटा, अगर उसकी जमीन इंडिया में है और सिर्फ वो इंडिया सिर्फ एग्रीकल्चर का ही काम करता है और कोई काम नहीं करता, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होगी। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर के साथ कोई और काम भी करता है, तो फिर पार्शियल इंटीग्रेशन होगा टैक्स निकालने के लिए। तो नॉन एग्रीकल्चर, जो नॉन रेजिडेंट है, उसके भी सेम रूल्स हैं। अगर एग्रीकल्चर की बात करें, जो रेजिडेंट के रूल्स हैं वही नॉन रेजिडेंट के रूल्स हैं एग्रीकल्चर इनकम के केस में। इसके अलावा देखो और क्या पूछना है भाई, 10th क्वेश्चन तक और कोई डाउट नहीं है आपको? उसके आगे दिए थे क्या MCQ? नहीं दिए। अब घर से आपको बाकी बचे हुए MCQ करके आने हैं, जो कि 17 MCQ हैं टोटल, 7 आपको करके आने हैं और एक ये केस स्टडी है वो करके आनी है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म। अब आते हैं अगली बात, जो कि है बेटा, तो हमने अब शुरू किया था नेक्स्ट चैप्टर, जो कि था आपका चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक इंसान का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत जरूरी है। तो एक इंसान का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत जरूरी है, और कैसे निकाला जाता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस, उसके लिए हमने बात की थी। और मैंने आपको ये बताया था कि भाई सबसे पहले अपन इंडिविजुअल की बात करें, हम चेक करते हैं स्टेटस कि भाई रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट। तो उसके लिए अपने को सेक्शन नंबर 6 का सबसेक्शन 1, और इसमें कंडीशन दे रखी थी 2, वो देखनी थी। और 2 बेसिक कंडीशन थी। उस 2 बेसिक कंडीशन में पहली कंडीशन कौन सी थी कि भाई वो बंदा इंडिया में रहना चाहिए 1 to 2 days और मोर, या फिर क्या कहते हैं अपना, वो बंदा इंडिया में रहना चाहिए 60 days और मोर एंड 365 days इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, यानी कि करंट ईयर में 60 दिन और लास्ट 4 सालों में 365 दिन।
या तो ये कंडीशन फुलफिल कर लो दोनों, या फिर जो पहली बताई थी करंट ईयर में 182 डेज, ये फुलफिल कर लो तो बंदा क्या बन जाता है, रेजिडेंट। अदरवाइज बन जाता है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट बन गया तो बात ही खत्म। और अगर रेजिडेंट बन गया तो फिर आपको दो क्या करनी पड़ती है, एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ती है, और वो दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लोगे दोनों की दोनों, तो आप क्या बन जाते हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए दो एडिशनल कंडीशन होती हैं, उस दो एडिशनल कंडीशन का नाम होता है पिछले पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल आप रेजिडेंट बने हो। तो बेटा ध्यान रखना, पिछले 10 सालों में किसी भी, कल एक बच्चे ने डाउट पूछा था, क्या सर लगातार 2 साल, लगातार 2 साल वाली ऐसी कोई बात नहीं बोली मैंने बोला था पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल के अंदर आप बने हो सकता है 15-16 में बने हो, फिर उसके बाद 20-21 में बने हो, तो किसी भी 2 साल के अंदर आप बने हो रेजिडेंट, तो भी आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाओगे। और दूसरा क्या कहते हैं, उसके अंदर बात थी कि पिछले 7 सालों में 730 दिन आप जो है इंडिया में रहे हो, वो लगातार रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी 730 दिन रहे हो पिछले 7 सालों में, तो भी आप क्या बन जाओगे, रेजिडेंट बन जाओगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाओगे। तो दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी जो मैंने आपको अभी एडिशनल कंडीशन बताई, तब आप बनोगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अदरवाइज बनोगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सिटीजनशिप रेलेवेंट नहीं होती है। इसके अलावा जिस दिन बंदा आता है जाता है वो भी कहां काउंट होता है, इंडिया में काउंट होता है। इसके अलावा फिर अपन आ गए हैं अब इस 2.3 पेज पे एक्सेप्शंस पे। यहां तक की बातों में कोई आपको डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज अपन चलते हैं आगे। तो अपन बात कर रहे थे, मैंने आपको एक बेसिक रूल पढ़ाया, वो ये पढ़ाया कि एक इंसान को दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई करनी है अगर उसको रेजिडेंट बनना है। अभी अपन ने बात की थी कि भाई दो बेसिक कंडीशन में से एक सेटिस्फाई करनी है अगर उसको रेजिडेंट बनना है, लेकिन अब गवर्नमेंट कहती है 3 लोग ऐसे हैं जिनको दो बेसिक कंडीशन चेक नहीं करनी, सिर्फ एक बेसिक कंडीशन चेक करनी है। वो कौन 3 लोग हैं जिनके ऊपर दो नहीं सिर्फ एक बेसिक कंडीशन अप्लाई होगी? तो आइए वो पढ़ लेते हैं क्या लिख रखा है। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ ओनली वन बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल। वो कौन है? पहला है इंडियन सिटीजन, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, मतलब पासपोर्ट इंडिया का होना चाहिए, यानी कि पैदा इंडिया में होना चाहिए। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस साल में, ये बात इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग, इस साल छोड़ के जा रहा है। अगर पहले कभी छोड़ के गया तो नहीं कह रहा मैं, इस साल छोड़ के जा रहा है, इस साल वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। क्यों जा रहा है? फॉर इंप्लॉयमेंट, जॉब के लिए, फॉर इंप्लॉयमेंट, जॉब के लिए। इस साल वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है? फॉर इंप्लॉयमेंट, जॉब के लिए, या फिर फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए। या तो वो इंडिया छोड़ के जा रहा है जॉब के लिए, या इंडिया छोड़ के जा रहा है बिजनेस के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि वो इंडिया छोड़कर गया हो किस काम के लिए, या तो इंप्लॉयमेंट के लिए और या फिर बिजनेस के लिए। तो बेटा आपको क्या करना है, पहली कंडीशन याद रखनी है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो इंडिया का सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ के गया है किस काम के लिए, इंप्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए। हाँ जी बेटा सुनो, तो मैं आपको बता रहा था हमें दो लोग ऐसे हैं, बल्कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी सिर्फ हमें एक बेसिक कंडीशन चेक करनी है, पहले वाली। और पहले वाली बेसिक कंडीशन होती है 182 डेज का स्टे, यानी कि सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करनी। तो वो कौन लोग हैं? तो मैंने आपको बताया था, वो पहला बंदा है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और वो इंडिया छोड़ के जा रहा हो इस साल हमेशा हमेशा के लिए। क्या काम करने के लिए? फॉरेन में जॉब करने के लिए या फॉरेन में बिजनेस करने के लिए, मतलब घूमने के लिए नहीं जा रहा हो, हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हो, या तो फॉरेन में जॉब करने के लिए या फॉरेन में बिजनेस करने के लिए। दूसरा, या फिर इंडिया का सिटीजन हो, वो इंडिया छोड़ के जा रहा हो, इस साल छोड़ के जा रहा हो, और क्या करने के लिए? एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ऐसी कोई इंडियन शिप, इंडियन शिप मतलब इंडिया का कोई जहाज जो अपना पानी में चलता है, यानी कि आपका इंडिया का कोई ऐसा शिप
जिसके अंदर वो क्रू मेंबर हो। क्रू मेंबर का मतलब स्टाफ का मेंबर हो, या वहां पर कोई काम करता हो उस शिप के ऊपर। शिप जा रहा है और शिप क्या पता अब 4 महीने बाद आएगा, 5 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। तो अगर कोई इंडिया का शिप बाहर जा रहा है और उस शिप के अंदर आप क्रू मेंबर हो, आप भी इंडिया छोड़ के जा रहे हो, तो उस केस में भी सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन हम चेक करेंगे, यानी कि 182 डेज वाली। और एक तीसरा बंदा और है बेटा, वो है इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है ऐसा बंदा जो खुद तो इंडिया में ना पैदा हुआ हो, लेकिन उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हो। पेरेंट्स में से कोई भी एक, मम्मी पापा में से कोई भी एक या ग्रैंड पेरेंट में से कोई भी एक इंडिया में पैदा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद तो इंडिया में पैदा नहीं हुए, जैसे सुंदर पिचई, हो सकता है वो इंडिया में पैदा हुआ, मुझे नहीं पता, बट उसके पेरेंट्स जरूर इंडिया में पैदा हुए, तो वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। या फिर अब प्रियंका चोपड़ा का जो बच्चा हुआ है, वो अब मैं मान सकते हो कि वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बनेगा, क्योंकि वो जो है क्या कहते हैं, प्रियंका चोपड़ा इंडिया में पैदा हुई थी, लेकिन उसका बेबी जो है वो अपना कहीं बाहर पैदा हुआ है, तो इसीलिए वो जो है बन जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। विराट कोहली का जो बच्चा होगा, वो भी हो सकता है कि लंदन में पैदा हुआ हो, लेकिन विराट कोहली तो इंडिया में पैदा हुआ था, इसलिए वो भी बन जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है ऐसे लोग जो इंडिया में पैदा नहीं हुए, लेकिन जो अपना खुद नहीं हुए, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है वो इंडिया में पैदा हुए हैं, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हैं। तो या दोनों में से कोई भी एक, ईदर ऑफ द पेरेंट, दो होते हैं माँ बाप में से कोई एक, या फिर दादा दादी में से कोई एक, हाँ यस दोनों भी हो गए हो। तो बोर्न इन इंडिया, वो तो जो खुद पैदा होता है इंडिया के अंदर, वो तो होता है सिटीजन। और जब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पैदा होते हैं इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो उसको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब अनडिवाइडेड इंडिया क्या होता है? अब देखो, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी एज तो बहुत ज्यादा हो सकती है, तो हो सकता है वो 1947 से पहले पैदा हुए हो। और 1947 से अगर पहले पैदा हुए हैं आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, तो उस केस में हमें इंडिया की डेफिनेशन को थोड़ा वास्ट करना है। उस केस में जो पाकिस्तान है वो भी इंडिया में आएगा, और बांग्लादेश भी जो है वो क्या कहते हैं, इंडिया में आएगा। तो अनडिवाइडेड इंडिया देखना है, यानी कि 1947 से पहले अगर पैदा हुए हैं, तो हमें देखना है कि इंडिया में 1947 से पहले क्या क्या इंडिया में आता था, तो वो सब जो है वो अपना इंडिया में माना जाएगा। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स अगर पाकिस्तान में पैदा हुए थे 1947 से पहले, तो आप भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माने जाओगे। तो ये वाली बात है बेटा। इसके अलावा ये तो पहली कंडीशन है, और है एंगेज्ड इन बिजनेस, वो बिजनेस करता हो या प्रोफेशन करता हो या जॉब करता हो इंडिया से बाहर, और कम्स इन इंडिया, इस साल इंडिया में आया हो। मतलब आपको मैंने बोला था 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ हमें क्या करना है, पहली बेसिक कंडीशन चेक करनी है। तो वो 3 तरह के लोग कौन कौन से थे? पहला बंदा था इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है, इस साल छोड़ के जा रहा है, और क्या कहता है किस काम के लिए, बिजनेस के लिए या इंप्लॉयमेंट के लिए। दूसरा था इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है, इस साल छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। अब उन दोनों केस में क्या था, इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है, बट यहां थर्ड पॉइंट में क्या है, इंडियन सिटीजन रहता है बाहर, आया है इंडिया में विजिट करने के लिए। देखो क्या लिख रखा है, वो अपना बिजनेस या प्रोफेशन करता है आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर रहता है, बाहर काम करता है, और इंडिया में क्या कहते हैं, अपना काम के लिए आया है, कम्स इन इंडिया, इंडिया में काम के लिए आया है। फॉर किस काम के लिए आया है, किसी भी काम के लिए, फॉर अ विजिट इन इन प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल इंडिया में घूमने आया है, माँ बाप से मिलने आया है, कोई भी काम करने के लिए आया है, तो अपन उसको यहां पर काउंट करेंगे। इसके अलावा यहां पर एक बात और देखनी पड़ेगी, वो ये है उसकी इनकम, उसकी इनकम, इनकम में लिख रखा है इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम का क्या मतलब होता है, इनकम नंबर 1 प्लस इनकम नंबर 2। इनकम नंबर 1 और इनकम नंबर 2 क्या होती है वो थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। तो इनकम नंबर 1 प्लस इनकम नंबर 2, अगर उसकी टोटल इंडियन इनकम अप टू 15 लाख रुपए है,
अगर उसकी टोटल इंडियन इनकम अप टू 15 लाख रुपए है तो सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन आपको चेक करनी है। तो बेटा 3 बंदे हो गए जिनकी हमें सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है, 2 कंडीशन चेक नहीं करनी। 3 बंदे बताओ कौन कौन से हो गए। पहला, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नंबर 2, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया during the previous year for as a crew member of Indian ship. Number 3, Indian citizen और person of Indian origin जो रहता हो बाहर, यानी कि वो अपना फॉरेन में क्या करता है, या तो बिजनेस करता है या प्रोफेशन करता है या फिर जॉब करता है, engaged in business profession or employment outside India but comes to India ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इस साल जो है वो इंडिया में आया घूमने के लिए, और साथ में एक कंडीशन और है, उसकी टोटल इनकम, कौन सी टोटल इनकम, इंडियन इनकम, इनकम नंबर 1 प्लस इनकम नंबर 2, यानी कि इंडियन इनकम उसकी क्या होनी चाहिए, वो अपना अप टू 15 लाख रुपए होनी चाहिए। तो टोटल इनकम का मतलब होता है बेटा एनटीआई। उसकी एनटीआई कौन से वाली एनटीआई, जो इंडिया वाली एनटीआई है, वो अप टू 15 लाख रुपए होनी चाहिए। तो उस केस में भी अपन सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। बताओ ये बात समझ आ गई आपको? आई है कि नहीं आई? आ गई। अब अपन क्या करते हैं, अपन जो है इसको फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। पीछे देखो लिखा रखा है, साहिल है गोइंग फॉर मॉरिशियस फॉर द जॉब इन 25-26 ऑन दिस डेट। साहिल इंडिया छोड़ के जा रहा है, मॉरिशियस जा रहा है फॉर जॉब 25-26 साल के अंदर, इस तारीख को छोड़ के जा रहा है। और उससे पहले साहिल इंडिया में काम करता था। आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। मुझे एक बात बताइए, वैसे अपन कितनी बेसिक कंडीशन चेक करते हैं? 2, बट इस केस में कितनी करेंगे? 1। बताओ 1 क्यों करेंगे? क्योंकि ये है सिंस ही इज इंडियन सिटीजन। हालांकि क्वेश्चन में लिख नहीं रखा इंडियन सिटीजन है, बट मेरा क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूं कि इंडियन सिटीजन है। सिंस ही इज इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26, इंडिया छोड़ के जा रहा है वो प्रीवियस ईयर 25-26 में, क्या काम करने के लिए? फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो उस केस में कितनी बेसिक कंडीशन चेक करते हैं? हेंस ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन, ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन, only first basic condition is to be satisfied. Only first basic condition is to be satisfied to become, only first basic condition is to be satisfied to become resident. रेजिडेंट बनने के लिए उसको सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और वो कौन सी है? दैट इज स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया फॉर 1-2 days ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26। तो पहले तो मैं लिख दिया एक्ट का प्रोविजन क्या है। अब लिखो इन दिस केस ही स्टे फॉर, देखो दिन गिन के बताओ, वो 30/9 को इंडिया छोड़ के गया है, तो अप्रैल में रहा होगा, मई में रहा होगा, जून में रहा होगा, जुलाई में रहा होगा, अगस्त में रहा होगा, और सितंबर के कितने काउंट करूं? यस, जिस दिन छोड़ के जाता है वो भी कहां काउंट करते हैं अपन? इंडिया में। तो कितने दिन आगे थे बताना मेरे को? 183 days। एक बार काउंट कर लो आप भी। ही स्टे फॉर 183 days ड्यूरिंग 25-26 इन इंडिया, हेंस ही इज रेजिडेंट। वो बन गया रेजिडेंट। अब हमें चेक करना है क्या वो ओआर बनेगा या एनओआर बनेगा। ओआर बनने के लिए क्या करना पड़ता है?
तो नाउ ही हैज टू satisfy two additional conditions to become OR ordinary resident. वो दो एडिशनल कंडीशन कौन सी हैं? नंबर 1, स्टे इन इंडिया for 730 days in last 7 years, and number 2, resident in India for 2 previous years in last 10 previous years. बताओ क्या ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, बताओ क्यों? क्योंकि इससे पहले वो तुम्हारी तरह इंडिया में ही था, कभी इंडिया से बाहर ही नहीं निकला। जब इंडिया से बाहर ही निकला तो पिछले 7 सालों में 730 दिन तो आराम से रहा होगा, और पिछले 10 सालों में 2 साल तो आराम से रेजिडेंट रहा होगा, क्योंकि जब 365 दिन वो इंडिया में रहता है तो फिर रेजिडेंट ही बनेगा ना। तो इसीलिए सिंस he stayed in India before this job, he will be resident in India in all previous years. जितने पुराने साल थे सब में वो रेजिडेंट रहा होगा। Also, his stay will be more than 730 days in last 7 previous years. वैसे कल मैंने कहा था कि मैं आगे क्वेश्चन डिटेल में नहीं करवाऊंगा, शॉर्ट में करवाऊंगा, बट अब मैंने ठीक है ये भी क्वेश्चन आपको डिटेल में लिखवा दिया कि 4 नंबर का आएगा तो कैसे करना है। तो इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर 730 दिन से ज्यादा होगा, हेंस ही विल बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म। बताइए इसमें कोई डाउट है तो? हाँ जी बताइए। हाँ बोलो सर। जो एडिशनल कंडीशंस में प्रीवियस ईयर है वो 25-26 से पहले वाले हैं या 25-26 को इंक्लूड ना, करके? 25-26 को इंक्लूड नहीं करना। मैंने लिखवाए तो थे यार कल, ये डाउट कैसे आ गया? कल यहाँ तो 10 साल लिखवाए थे, वो नोट कर लो, आप पीछे देखो, वो उसमें 25-26 लिखा ही नहीं था मैंने, उससे पिछले 10 साल लिखवाए थे। और यहाँ जो 7 साल लिखवाए थे वहां पर ही 25-26 नहीं लिखा था, उससे पिछले 7 साल लिखवाए थे। ठीक है, इसके अलावा देखो भाई और क्या पूछना है इसमें? सर एक्सेप्शन का यहाँ पे यही मतलब है क्या भाई, वो सेकंड कंडीशन से रेजिडेंट नहीं बन सकता? हाँ, एक्सेप्शन का मतलब यही है कि सेकंड कंडीशन अपने को चेक ही नहीं करनी, रेजिडेंट है या नहीं है वो सेकंड कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ आपको एक ही कंडीशन चेक करनी है। और सर एनओआर की सारी इनकम टैक्सेबल होती है क्या? एनओआर की क्या कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है वो थोड़ी देर बाद जानेंगे, अभी स्टेप वाइज चलो, पहले स्टेटस निकालना सीखो। और बताओ जी और क्या पूछना है? चलो भाई लिख लिया आपने ये? अभी तक लिख रहे हो, थोड़ा फटाफट लिखा करो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो इतने बच्चे लिखते हैं, इतने मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूं। देखिए सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि भाई आपको 2 बेसिक कंडीशन चेक करनी है, और उसमें से अगर एक भी सेटिस्फाई होगी तो क्या बन जाओगे? रेजिडेंट। वो 2 बेसिक कंडीशन कौन सी थी? 182 days or more stay in India during the current year and in the, हाँ या तो इसमें ये हो गया, फिर बीच में आ गया और 60 days in current year and 365 days in last 4 years। ये 2 कंडीशन हो गई, इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई करो और आप क्या बन जाओगे? रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के बाद यू हैव टू सेटिस्फाई 2 एडिशनल कंडीशंस टू बिकम OR और NOR।
तो वो आपकी जो है वो दो एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी थी? वो दो एडिशनल कंडीशन थी कि पिछले 7 सालों में 730 दिन और पिछले 10 सालों में 2 साल आपको रेजिडेंट बनना पड़ेगा। आप ये दोनों सेटिस्फाई कर लोगे तो बन जाओगे ओआर, अदरवाइज क्या बन जाओगे? एनओआर। इसके बाद अपनी अगली बात जो आती थी वो ये आती थी बेटा, ओआर बन जाओगे, एनओआर बन जाओगे। उसके बाद ये आता था कि एक नया टॉपिक आया जो बोलता था कि रेजिडेंट बनने के लिए हमें दो कंडीशन मिलती है, दो की जगह ना अपन एक ही चेक करेंगे। वो कब एक ही कंडीशन चेक करेंगे? सिर्फ पहली कंडीशन चेक करेंगे। वो तब था जब क्या कहते हैं अपना, तीन बंदे थे, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और प्रोफेशन। सेकंड था इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। नंबर 3, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन engaged in business profession or employment outside India but comes to India for a visit during the previous year and his total income of excluding foreign sources, that is Indian income number 1 and 2 is up to 15 lakh rupees। ये सारे लोगों को सिर्फ कितनी कंडीशन चेक करनी है अपने को? ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन दे हैव टू फुलफिल टू बिकम रेजिडेंट, नो नीड टू चेक सेकंड बेसिक कंडीशन। तो ये वाली बात थी। बताओ समझ आ गया बेटा आपको? फिर मैंने आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन कराई, वो आप यहां से पढ़ लेना। अब ये करने के बाद इसका क्वेश्चन भी करा दिया मैंने। अब ये करने के बाद एक बात और है, वो ये है, अगर ये थर्ड वाला केस है और ये सारी बातें सेटिस्फाई हो रही हैं कि इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बाहर बिजनेस करता है, जॉब करता है, प्रोफेशन करता है, इंडिया में विजिट करने के लिए आया है इस साल में, लेकिन अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा? अगर उसकी इंडियन इनकम यानी कि इंडियन एनटीआई, अगर उसकी इंडियन एनटीआई 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा? तो अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट कहती है दो कंडीशन चेक करनी है। अभी अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो कितनी कंडीशन चेक करनी है? एक। लेकिन अगर उसकी इनकम 15 लाख से क्या है? ज्यादा, तो कितनी कंडीशन चेक करनी है? दो। और दो में से भी बेटा क्या करना है? दो में से भी बेटा क्या करना है? आप देखोगे पहली कंडीशन तो वही है सेम, दूसरी कंडीशन में यहां 60 की जगह क्या हो गया? 120 डेज। ये फर्क पड़ गया। यानी कि अगर कोई ये तीसरा टाइप का बंदा है जो भी मैंने आपको बताया, और इस तीसरे टाइप के बंदे की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, कौन सी इनकम? इंडियन इनकम। तो उस केस में कितनी बेसिक कंडीशन चेक करनी है? दो। बट दूसरी बेसिक कंडीशन में 60 दिन की जगह कितने चेक करने हैं? 120 दिन। अब इसी को समझाने के लिए मैंने एक बनाया आपके लिए एक एग्जांपल, एक डायग्राम। तो बेटा ये मोंटी पेनेसर है जो एक स्पिनर है, लेग्स आई मीन कौन सा स्पिनर है? जैसे रविंद्र जडेजा है, यानी कि लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन, तो वो वाला स्पिनर है। और ये अपना इंग्लैंड का स्पिनर है, यानी कि इंग्लैंड में रहता है, वहां जाकर क्रिकेट खेलता है, और लेकिन वैसे इंडिया ओरिजिन का पर्सन है, इंडियन ओरिजिन का बंदा है, और इसकी इनकम जो है 15 लाख तक है, रहता है बाहर, मान लो इंडिया में विजिट करने के लिए आया है इस साल, 15 लाख से कम इनकम है। तो अगर 15 लाख से कम इनकम होती है तो जानते हो ना क्या चेक करना होता है? कितनी बेसिक कंडीशन चेक करते हैं? एक। यानी कि कितने दिन? 182 डेज। अब देखो इसमें मैंने थोड़ा और आगे जाके एग्जांपल बनाया। अगर वो 120 दिन से कम रहेगा तो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अगर वो 182 से कम रहेगा तो भी क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्योंकि हमें सिर्फ उसकी कौन सी कंडीशन चेक करनी है? फर्स्ट। और फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से अगर वो 182 से कम रहेगा तो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। और अगर वो 182 से ज्यादा रहेगा तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। अब ओआर बनेगा या एनआर बनेगा? एनओआर बनेगा। उसके लिए क्या चेक करनी पड़ेगी? एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर दी तो बन जाएगा ओआर, अदरवाइज क्या बन जाएगा? एनओआर। तो बताओ ये पहला चार्ट समझ आ गया आपको? इस चार्ट में हमने कुछ नया नहीं सीखा,
सिर्फ क्या सीखा इस चार्ट में? ये सीखा कि अगर कोई कौन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन, रहता कहां है? बाहर। जैसे प्रियंका चोपड़ा बाहर रहती है, इंडिया में आई है क्या करने के लिए? विजिट करने के लिए, और उसकी इंडिया की इनकम कितनी है? अप टू 15 लाख। तो उस केस में क्या करना है? उस केस में सिर्फ एक बेसिक कंडीशन चेक करनी है। अगर प्रियंका चोपड़ा इंडिया में 182 दिन से कम आई होगी तो क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंट। और अगर 182 से ज्यादा आई होगी तो क्या बन जाएगी? रेजिडेंट। फिर वो कौन सी रेजिडेंट बनेगी? ओआर या एनओआर? उसके लिए क्या चेक करनी पड़ेगी? दो एडिशनल कंडीशन, वो बिल्कुल सेम रहेंगी। वो सेटिस्फाई कर लेगी तो बन जाएगी ओआर, अदरवाइज क्या बन जाएगी? एनओआर। बताओ समझ आ गया आपको ये वाली बात? अब आते हैं अगले चार्ट पे। अगला चार्ट है बेटा कि सेम वही पर्सन है, इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रहता है कहां? बाहर। आया है इंडिया में क्या? विजिट करने के लिए। बट उसकी इनकम 15 लाख से क्या है बेटा? ज्यादा। पिछले चार्ट में क्या था? इनकम 15 लाख से क्या थी? कम। अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो उस केस में बताओ कितने दिन चेक करते हैं? दो कंडीशन चेक करते हैं। 182 से ज्यादा होंगे तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। 182 से ज्यादा होंगे तो रेजिडेंट बन जाएगा। और 182 से कम होंगे तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी नहीं, फिर कौन सी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? सेकंड। और सेकंड कंडीशन में क्या था? सेकंड कंडीशन में था करंट ईयर में 120 डेज। सेकंड कंडीशन में था करंट ईयर में 120 डेज और पिछले 4 सालों में 365 दिन। तो अगर करंट ईयर में जो है 120 डेज से कम होंगे तो वो हमेशा क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। बताओ क्यों? देखो, अगर कोई बंदा है जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, रहता है बाहर, आया है विजिट करने के लिए इस साल में, और इस साल उसने 182 दिन से ज्यादा दिन रहा, तो क्या बन जा रहा है? रेजिडेंट। और अगर उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो अपन क्या चेक करते हैं? पहली कंडीशन चेक करते हैं 182 दिन वाली। मान लो वो 182 से कम रहा तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, फिर अपने को कौन सी चेक करनी पड़ेगी? सेकंड। ये सेकंड जो भी आपने यहां पढ़ाई थी ना मैंने आपको, ये वाली, तो उसकी सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और सेकंड कंडीशन में क्या चेक करना होता है? इस साल कितने दिन? 120 और पिछले 4 सालों में 365। तो इस साल 120 और पिछले 4 सालों में 365। अब उस केस में अगर वो इस साल 120 से कम दिन आया है तो क्या बन जाएगा? वो नॉन रेजिडेंट। अगर 120 दिन से कम आया है तो क्या बन जाएगा? हमेशा हमेशा के लिए नॉन रेजिडेंट। मतलब हमेशा हमेशा के लिए नहीं, हर साल चेक करेंगे। दूसरा, अगर वो बीच में आया है, मतलब 182 से ज्यादा आता है तो रेजिडेंट बन जाता है, 120 से कम आता है तो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। बीच में आया है 120 से ज्यादा और 182 से कम, तो अपन क्या करते हैं? ये वाली कंडीशन चेक करते हैं कि भाई ये बंदा है, इनकम 15 लाख से ऊपर है उसकी इंडिया की, 182 से तो कम आया है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है? 120 दिन से जो है क्या कहते हैं अपना ज्यादा आया है और पिछले 4 सालों में 365 दिन भी आया है, लेकिन 182 से कम आया है, तो मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, ये वाली सेटिस्फाई कर दी तो भी क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो यानी कि अगर वो 120 से ज्यादा आया है, 182 से कम आया है, तो भी क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा, क्योंकि वो सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो रेजिडेंट बन जाएगा। अब ये वाली बात मेरे को बताना, मतलब ऑलरेडी बता चुका था, ये अलग से मैंने चार्ट इसलिए बनाया क्योंकि इसमें एक नई चीज है। वो क्या है? अब ये रेजिडेंट तो बन गया, क्या ये ओआर बनेगा या एनओआर बनेगा? गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि ये हमेशा हमेशा के लिए क्या बनेगा? एनओआर। मतलब ये बनेगा आर बट एनओआर, नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन, नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन। ये बंदा हमेशा आर बट एनओआर बनेगा। ये बंदा मतलब कौन सा बंदा? सारी बातें बताता हूं मैं आपको, दोबारा सुनो। पहली बात, इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। रहता कहां हो? बाहर। इंडिया में इस साल क्या करने आया हो? विजिट के लिए, कोई भी विजिट हो सकती है। उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए।
और पिछले 4 सालों में कितना रहा हो 365 दिन, इस साल कितना आया हो 120 से ज्यादा और 182 से कम, उस बंदे को हमेशा हमेशा के लिए क्या बोलेंगे, आर बट एनओ आर। 6 बातें चेक करनी है, चेक कर, 6 बातें चेक कर। पहली बात, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नंबर 2, रहता हो बाहर, काम करता हो बाहर। नंबर 3, इंडिया में विजिट करने आया हो। नंबर 4, इनकम 15 लाख से ज्यादा। नंबर 5, इस साल 182 डेज से कम और 120 डेज से ज्यादा। और नंबर 6, पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में। हमेशा हमेशा के लिए वो, मतलब इस साल के लिए क्या बन जाएगा, आर बट एनओ आर, नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशंस। लेकिन अगर वो 182 दिन से ऊपर रहेगा तो रेजिडेंट बन जाएगा, बट ओआर बनेगा नहीं बनेगा, उसके लिए हमें एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। और अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो ओआर बनेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो एनआर बनेगा। तो अब जितना मैंने कराया, सारी बातें दोबारा रिवाइज कराता हूं आपको, यहां तक पेज नंबर 6 तक। सारे बच्चे बुक को साइड कर दो, बुक में देखने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ ध्यान दो और मेरी बात सुनो और खुद भी रिकॉल करने की कोशिश करो। सबसे पहले बेटा हमें स्टेप वाइज चलना है, जो मैंने लिखा हुआ है ना बिल्कुल स्टेप वाइज लिखा हुआ है। जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो भी आपको स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले क्या चेक करनी है, बंदे की बेसिक कंडीशन। कितनी बेसिक कंडीशन, दो बेसिक कंडीशन। कौन कौन सी, एक तो 182 डेज वाली, दूसरी 60 डेज इन द करंट ईयर एंड 365 डेज इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई कर दो तो यू विल बिकम रेजिडेंट, ठीक है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। अब किसकी हमें ये 2 कंडीशन चेक नहीं करनी, सिर्फ एक चेक करनी है। वो बंदे आते हैं कितने, 3 बंदे हैं जिनकी सिर्फ हमें क्या चेक करनी है, पहली बेसिक कंडीशन चेक करनी है। वो 3 बंदे कौन कौन से थे, पहला बंदा था इंडियन सिटीजन और लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट और जॉब और प्रोफेशन और बिजनेस, ठीक है। सेकंड, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ध्यान रखना, तो वो हो गया। इसकी भी हमें सिर्फ पहली बेसिक कंडीशन चेक करनी है। तीसरा बंदा कौन हो गया, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो एंगेज इन बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया बट कम्स टू इंडिया फॉर अ विजिट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और इसके अलावा उसकी इनकम अगर अप टू 15 लाख है तो ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन यू हैव टू सेटिस्फाई, ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर हो गई तो 2 बेसिक कंडीशन चेक करते हैं, बट उसमें दूसरी बेसिक कंडीशन में अपन क्या करते हैं, 60 की जगह 120 दिन कर देते हैं। यानी कि अपन क्या करते हैं, अपन करंट ईयर में तो कर देते हैं कितने दिन, 182, या फिर करंट ईयर में 120 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अपने पास क्या आ गया था, फिर अपने पास आ गया था ये लोग सारे डिस्कस करने के बाद फिर अपन ने डिस्कस किया कि भाई ये जो बंदा है अभी जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमने 2 चार्ट बनाए। एक चार्ट मैंने बनाया कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, रहता है बाहर, आया इंडिया में विजिट करने के लिए, और अगर उसकी इनकम अप टू 15 लाख है तो 182 दिन से कम रहेगा तो हमेशा नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, 182 से ऊपर रहेगा तो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। और फिर उसके लिए हमें क्या चेक करनी पड़ेगी, एडिशनल कंडीशन, ओआर बनना है या एनओआर बनना है। ये आपको पहला चार्ट कराया था। फिर दूसरे चार्ट में क्या था, उसकी इनकम 15 लाख से क्या हो गई, ज्यादा। और जब उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होगी तो उस केस में क्या करना है, उस केस में अपने को क्या करना है, 182 से कम ज्यादा रहेगा तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, बट अपने को क्या चेक करनी पड़ेगी, एडिशनल कंडीशन। 120 से कम रहेगा तो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, बट बीच में रहेगा 120 से ज्यादा और 182 से कम और पिछले 4 सालों में भी 365 दिन, तो वो वाला बंदा क्या बन जाएगा, आर बट एनओआर, नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशंस। तो भाई बहुत ही बारीकी से काम करना है। और ये जो भी मैंने आपको बताया ना वो सिर्फ उस बंदे के लिए है जिसकी इनकम इंडिया की 15 लाख से क्या है, ज्यादा। अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम होगी फिर तो अपने को जो है सिर्फ क्या करना है, एक ही कंडीशन चेक करनी है, 182 वाली।
और अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो ही हमें ये करना है। अच्छा, मैं इसमें और थोड़ा आपको बोलूं तो क्या करना है बेटा कि भाई इन दोनों के लिए तो हमें 15 लाख की इनकम चेक नहीं करनी। इन दोनों के लिए तो हमें सीधी सी बात करनी है। वो क्या सीधी सी बात करनी है कि भाई ये दोनों जो बंदे हैं इनके लिए तो हमें सिर्फ कौन सी कंडीशन चेक करनी है, फर्स्ट। इनके लिए 15 लाख वाली इनकम चेक नहीं करनी। जो तीसरा बंदा था ये वाला, ये जो इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो, रहता हो, बाहर आया हो विजिट के लिए, ये वाला, इसके लिए हमें दो केस बनाने हैं। इनकी इनकम चेक करनी है। अगर अप टू 15 लाख होगी तो सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है। और 15 लाख से ज्यादा होगी तो क्या करना है, दो बेसिक कंडीशन चेक करनी है। और उसमें क्या होगा, 60 की जगह यहां कितना हो जाएगा, 120 दिन। और फिर जो एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताया कि वो हमेशा आर बट एनओआर बनेगा, वो कौन है, वो यही है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रहता हो, बाहर आया हो विजिट के लिए, इनकम हो 15 लाख से ज्यादा और 182 दिन से ज्यादा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना करी हो उसने फर्स्ट, यानी कि 182 दिन से तो कम हो बट 120 से क्या हो, ज्यादा हो, और 365 दिन भी रहा हो, तो वो हमेशा क्या बन जाएगा, आर बट एनओआर। तो ये वाली बात चार्ट स्टाइल में तो मैंने यहां दे रखी है, पैराग्राफ स्टाइल में पढ़नी हो तो यहां दे रखी है कि भाई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, 15 लाख से ऊपर इनकम हो, और फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना की हो, सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की हो, यानी कि 120 दिन से ज्यादा आया हो, 365 से कम आया हो, तो हमेशा जो है क्या बन जाएगा, नेवर बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि आर बट एनओआर बन जाएगा वो बंदा। तो मैंने जो है क्या कहते हैं वो पैराग्राफ स्टाइल में यहां दे रखी है और चार्ट स्टाइल में मैंने वो वाली बात यहां दे रखी है। आ गई बात समझ में बेटा, आया कुछ समझ में, थोड़ा बहुत तो आया होगा, थोड़ा बहुत आया है। हाँ जी, अब इसके क्वेश्चन आंसर कराता हूं मैं आपको बहुत सारे, बस उससे पहले एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन आंसर के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बेटा ये लास्ट पॉइंट है, ये ना इंडिया का बंदा है और ये ना इस शिप के अंदर नौकरी करता है बेचारा। ये इंडिया की शिप है जो इंडिया छोड़ के जा रही है और लंदन जा रही है बेटा। तो लंदन में जा रही है शिप और इंडिया छोड़ के जा रही है, और ये इस शिप का ना क्रू मेंबर है, इसका स्टाफ का मेंबर है, स्टाफ। तो अब आपको ये बताना है ये शिप क्या हुआ, इसने मुंबई में ड्यूटी ज्वाइन की। शिप ना मुंबई से सीधा लंदन नहीं गई, मुंबई से पहले गई चेन्नई, फिर चेन्नई से गई लंदन। तो जब भी ये स्टाफ ना ड्यूटी ज्वाइन करता है तो इनको ना एक सर्टिफिकेट में साइन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सीडीसी। तो जब भी कोई ये स्टाफ होता है ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उनको क्या करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट पे साइन करना पड़ता है, जिस सर्टिफिकेट को बोलते हैं सीडीसी, यानी कि कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट पे साइन करना पड़ता है। इस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि भाई इसमें लिख रखा है कि इसने ड्यूटी इस दिन ज्वाइन की, और जब वापस आएगी ना शिप लंदन से तो फिर ये साइन करेगा ड्यूटी छोड़ने के लिए। एक बार ड्यूटी ज्वाइन करने के साइन होते हैं, एक बार ड्यूटी छोड़ने के साइन होते हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं बेटा कि ये जो पर्सन है ये ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है और ड्यूटी छोड़ रहा है। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि ये शिप इसने साइन किया ड्यूटी ज्वाइन करने का मुंबई में, और फिर ये शिप जो है यहीं घूमती रही, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, फिर लंदन गई है चेन्नई के बाद, तो 15 दिन यहीं लगा दिए। तो बताओ इंडिया से बाहर कब माना जाएगा? क्या मुंबई से जब गई शिप तब माना जाएगा, या जब चेन्नई से गई तब माना जाएगा? देखो होना तो यही चाहिए, चेन्नई से जब शिप गई तब माना जाना चाहिए, लेकिन यहां अलग होगा बेटा। अगर मैं होता, मतलब मेरी ना दुबई की जब फ्लाइट थी उसमें लेओवर था, पहले जब मैं अपना दिल्ली से गया हैदराबाद, अब हैदराबाद में 4-5 घंटे का लेओवर था, तो पहले हैदराबाद में घूमा 4-5 घंटे, फिर जाके जो दोबारा फ्लाइट चली दुबई के लिए। तो बताओ मैं इंडिया से बाहर कब माना जाऊंगा? हैदराबाद से जब गया तब माना जाऊंगा। और मेरा जो है क्या कहते हैं इमिग्रेशन भी वहीं हुआ था, जब ऑफिसर क्वेश्चन आंसर पूछता है मेरे से, पूछता क्यों जा रहे हो भाई, सिंगापुर के लिए पूछ रहा था। सिंगापुर जब मैं गया तब चेन्नई में लेओवर था, तो सिंगापुर के लिए वो ऑफिसर जो है वैसे नटखट हो रहा था, क्वेश्चन पूछता मेरे से कि भाई क्यों जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो, तुम्हारी शादी हो गई, इंग्लिश में पूछ रहा था। कहता तुम मैरिड हो? मैंने कहा ना भाई मैरिड नहीं हूं। तो सिंगापुर क्या लड़की देखने जा रहे हो?
मैंने कहा घूमने जा रहा हूँ भाई, लड़की क्यों देखने जा रहा हूँ। हाँ तो हाँ भर देते तो क्या था कि ले उसको वापस आएगा तो उसका भी पासपोर्ट बनवा के लाइयो। एनीवेज, तो मतलब कहने का क्या है, मैं ज्यादा इसलिए नहीं करना चाहता था, उससे मजे नहीं लेना चाहता था कि भाई, क्योंकि हो सकता है मेरा रिजेक्ट ना कर दे कि भाई ये ज्यादा वो नोटी लग रहा है, इसको नहीं जाने देते बाहर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता था, इसीलिए मैंने उसको बिल्कुल आराम से जवाब दिया कि वैसे तो ये नटखट पता है क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बोला कि मैं सीए हूँ। तो सीए का नाम सुनते ही वो लग गया कि भाई ठीक है, हम पास ही करेंगे, इसको भेजेंगे ही बाहर तो। बट वैसे ही मस्ती मजाक करने लग गया। तो इमिग्रेशन वहां पर हुआ था, दिल्ली में नहीं हुआ। दिल्ली में तो डोमेस्टिक फ्लाइट की तरह ही लेके गए थे कि भाई डोमेस्टिक फ्लाइट है, दिल्ली में तो कुछ नहीं हुआ। दिल्ली से लेकर चेन्नई गए, चेन्नई तक कुछ भी दिक्कत नहीं आई। उसके बाद चेन्नई में जाकर इमिग्रेशन हुआ, यानी कि जो पासपोर्ट पे स्टैंप लगता है वो चेन्नई में लगा। तो इंडिया से बाहर मैं कब माना जाऊंगा, जब चेन्नई से बाहर गया तब माना जाऊंगा। दिल्ली से चेन्नई गया तो नहीं माना जाऊंगा इंडिया से बाहर। अब ये वाला पॉइंट है, बट आम इंसान के लिए यही होता है। लेकिन अगर कोई शिप का मेंबर हो, अगर कोई फॉरेन शिप जा रही है और उसका मेंबर है, और जब वो साइन कर देता है सीडीसी में, उसी दिन से वो मान लिया जाएगा इंडिया से बाहर। ये ध्यान रखना बेटा, जिस दिन उसने साइन कर दिया सीडीसी में, उसी दिन वो मान लिया जाएगा इंडिया से बाहर। और उसके बाद जो है वो जितने भी दिन बाहर रहेगा वो सारे बाहर माने जाएंगे। इवन शिप चाहे चेन्नई घूम रही थी तब भी वो इंडिया से बाहर माना जाएगा, क्योंकि ये फौरन जाने वाली शिप है। अब शिप रास्ते में कहां कहां सामान उठाएगी उसमें और उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो इसलिए इंडिया से बाहर माना जाएगा। और इनके लिए एक और छूट है बेटा, जिस दिन मैं सिंगापुर गया उस दिन कहां काउंट करते थे, इंडिया में। बट इनके लिए ऐसा नहीं है। इनके लिए जिस दिन इसने साइन किया ना सीडीसी में, वो दिन भी कहां काउंट करते हैं, बाहर। वो दिन इंडिया में काउंट नहीं करते। तो ऐसा बंदा जो शिप का क्रू मेंबर है, उसके लिए दो एक्सेप्शन है, वो याद रखनी है आपको। कौन कौन सी दो एक्सेप्शन है बताओ बेटा, बोलो कौन कौन सी दो एक्सेप्शन है। तुम बोलते नहीं हो आगे वाले बच्चे। दो एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं इनकी। नंबर वन, ये जो लोग हैं इनके लिए, क्रू मेंबर के लिए इंडिया से बाहर कब माने जाएंगे, जिस दिन ये क्या साइन कर देंगे सीडीसी, चाहे उसके बाद शिप यहीं घूमती रहे। नंबर टू, जिस दिन सीडीसी साइन करेंगे वो दिन भी इंडिया से क्या माना जाएगा, बाहर। ठीक है, ये वाली बात है। देखो लिख रखा है, फॉलोइंग डेज शैल बी ट्रीटेड आउटसाइड इंडिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ शिप इन द सीडीसी टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ शिप फ्रॉम द सीडीसी। उस सर्टिफिकेट के अंदर जिस दिन आप ज्वाइन करोगे वो वाला दिन, और जब तक आप वापस आओगे, वापस आकर आप साइन करोगे वो वाला दिन, ये दोनों दिन, इसके बीच के सारे दिन इंडिया से क्या माने जाएंगे, बाहर माने जाएंगे। आइए इसको पढ़ाने के लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया है। साहिल ने सीडीसी ज्वाइन किया 15/6 को, शिप चली गई चेन्नई और 15/7 को चेन्नई से बाहर गई, और शिप वापस आई है 1 जनवरी 26 को, जब उसने सीडीसी साइन किया। बताओ उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है गिवन केस। आप लिखोगे, आई मीन एज पर द एक्ट क्या है, क्योंकि ये इंडिया छोड़ के जा रहा है करंट ईयर में एज अ फॉरेन गोइंग शिप का मेंबर है, तो इस केस में कितनी बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, एक। तो आप लिखोगे सिंस ही इज इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन लिविंग आउटसाइड इंडिया, अब लिविंग आउटसाइड नहीं, लिविंग इंडिया, लिविंग इंडिया ड्यूरिंग previous year 25-26, he is Indian citizen living India during previous year 25-26। इंडिया छोड़ के जा रहा है 25-26 में, he is Indian citizen living India during 25-26। और हाँ, एज अ क्रू मेंबर, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, in that case only first basic condition should be satisfied to become resident।
ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड टू बिकम रेजिडेंट। दैट इज, वो कौन सी बेसिक कंडीशन है? 1 to 2 days स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 25-26। हाँ, और मोर भी लिख सकते थे, लिखना था वो भी, और मोर। तो स्टे होना चाहिए 1 to 2 days और मोर इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26। अब आप कैलकुलेट कर लो। इन दिस केस हिज स्टे इज, अच्छा, और स्टे कैलकुलेट करते टाइम वो सारे दिन इंडिया से बाहर मानने हैं। कौन कौन से दिन? सीडीसी वाले दिन। तो आप लिखोगे हिज स्टे इज, आप इसमें डेज कैलकुलेट कर लेंगे, नीचे लिख देते हैं अपन, while calculating stay, date of joining CDC till date of discharge in CDC should be counted outside India, should be counted outside India। तो ये सारे इंडिया से बाहर माने जाएंगे, तो इसीलिए उसका इंडिया में स्टे कितना होगा ये देख लेते हैं। तो अप्रैल में तो इंडिया में ही था 30 डेज, मई में इंडिया में था, जून में वो चला गया। कितने दिन मानेंगे जून में? 14। वेरी गुड। जब मैं जाता हूं इंडिया से बाहर तो जाने वाला दिन कहां मानते हैं? इंडिया में। बट अगर कोई शिप का मेंबर जाता है तो जाने वाला दिन कहां मानते हैं? बाहर। तो जाने वाला दिन बाहर मानते हैं, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, 14 डेज ये आएगा इंडिया में, और 15वां दिन जो था वो बाहर मानेंगे। तो 14 डेज आ गया। इसके बाद नेक्स्ट, तो उसके बाद मई, ये कौन सा, जून हो गया ना। जुलाई में तो था नहीं, अगस्त था नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आया है। शिप रिटर्न ऑन 1 जनवरी, और तब साइन किया है उसने। तो 31 की जगह 30 दिन आएंगे ना। 30 डेज जनवरी के, फरवरी के 28, और 31 दिन मार्च के। लीप ईयर होता तो फरवरी के 29 लेते, बट अभी 2026 लीप ईयर नहीं है, 2028 होगा लीप ईयर, तब 29 लेंगे फरवरी के। देखना कितने दिन हो गए, 164 डेज। तो आप लिखोगे सिंस हिज स्टे इज लेस देन 1 to 2 days, hence he is non-resident। बताओ जी बेटा, समझ आ गया ये क्वेश्चन? लिख लो फटाफट से, लिख लिया? लास्ट चैप्टर के कोई क्वेश्चन रहते हैं क्या? लास्ट चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन थे? जो होमवर्क कितने क्वेश्चन दिए हैं मैंने? हाँ जी, अरे बेटा वो तो चेक कर लिए, आज मैच हो गए। आज होमवर्क क्या दिया है? एमसीक्यू कितने? 7 दिए है ना। 7 वो और एक केस स्टडी, 3 एमसीक्यू उसमें है, टोटल 10 एमसीक्यू दिए हैं, लगभग 20-25 मिनट का काम दिया है। तो एक आधा क्वेश्चन और दे सकता हूं मैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं देता, बट अभी करा देता हूं मैं वो क्वेश्चन। तो देखो बेटा, आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं, ये रहा। थोड़े प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चन। ऑब्वियसली बात है, सोल्व नहीं करवाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, बुक में आंसर दे रखा है, बट समझा दूंगा। सारे बच्चों का ध्यान होना चाहिए। आनंद इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ, फटाफट करेंगे बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 5 मिनट का टारगेट है अपना, कि 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आनंद इंडियन सिटीजन है, मेंबर ऑफ क्रू, यानी कि शिप का मेंबर है, और सिंगापुर जा रही है शिप, इंडियन शिप है, एंगेज इन कैरेज ऑफ पैसेंजर लेकर जा रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता पैसेंजर लेकर जाए, गुड्स लेकर जाए। इसके अलावा चेन्नई से डिपार्ट कर रही है 6 जून को, और सर्टिफिकेट देखो कब साइन किया है, तो देखो लिख रखा है, उसका स्टेटस निकालना है आपको। उसने साइन किया है, और लास्ट के 4 सालों में 400 दिन रहा है, ओके।
और साइन किया 6 जून को और वापस आया 9 दिसंबर को। तो बेटा ये भी वही है, सेम केस है जो भी मैंने आपको कराया था। तो इसकी कितनी कंडीशन चेक करोगे? ओनली फर्स्ट 182 डेज वाली। तो अगर 182 डेज से कम रहा होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। तो आइए चेक कर लेते हैं 182 डेज रहा है नहीं रहा। तो देखो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले अप्रैल में तो पूरा रहा है 30 डेज, मई में 31, जून में कितने दिन? 5, और फिर दिसंबर में आया है। तो दिसंबर में कितने दिन? 9 को आया है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, 15 और 7 22। ठीक है, 22 प्लस के जनवरी के 31 प्लस के फरवरी के 28 प्लस के मार्च के 31, 178 डेज रहा है। तो 178 डेज रहा है बेटा, और यहां भी 178 डेज लिखा है। ठीक है, तो 178 डेज रहा है, इसका मतलब 182 डेज से क्या है? कम। तो इसलिए क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। तो देखो लिख रखा है, ये क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। बट प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है मैंने आपको यहां लिखवा रखा है, मतलब अभी करवाया था क्वेश्चन, उसमें लिखवाया था आंसर, उसके हिसाब से लिख लेना, या जो एसएम ने दे रखा है उसके हिसाब से लिख लेना, एक ही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्रेट ली आ गया आखिर। ब्रेट ली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, हर साल 100 दिन आता है, हर साल 100 दिन आता है इंडिया के अंदर क्रिकेट खेलने, पिछले 10 सालों से ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, और आपको निकालना है उसका स्टेटस। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 182 डेज चेक करते हैं। ये जो 3 एक्सेप्शन थी ना उसमें नहीं आएगा। वो 3 एक्सेप्शन कौन कौन सी थी? कि भाई इंडियन सिटीजन हो, ब्रेटली इंडियन सिटीजन तो है नहीं, ना ही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो उसमें तो आएगा नहीं। तो इसके लिए कितनी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? 2। तो 182 डेज क्या कहते हैं अपना इंडिया में रहा हो, वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि कितने दिन रहा है? 100 दिन। तो हमें अब क्या चेक करना पड़ेगा? 60 डेज। वो तो रह गया 60 डेज, और पिछले 4 सालों में 400 दिन भी रह गया, पिछले 4 सालों में 400 दिन भी रह गया, मतलब 365 दिन से क्या रह गया? ज्यादा। इसलिए क्या बन जाएगा? ये रेजिडेंट। तो आइए देखो यही लिख रखा होगा यहां पर कि ब्रेटली जो है वो अपना 100 डेज रहा है करंट ईयर में, और पिछले 4 सालों में रहा है 400 दिन। इसका मतलब इसने जो है कंडीशन फुलफिल कर ली, सेकंड बेसिक कंडीशन। तो इसीलिए जो सेकंड बेसिक कंडीशन थी कि 4 सालों में आपने रहना है 365 दिन और इस साल रहना है 60 दिन, वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो इसलिए क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। लेकिन अब अपने को क्या चेक करनी पड़ेगी? क्या ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा या नहीं बनेगा, वो चेक करना पड़ेगा। तो बताओ ये ऑर्डिनरी बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। बताओ क्यों नहीं बनेगा? पिछले 7 सालों में कितने दिन रहना था? 730, और ये 7 सालों में कितना रहा है? 700, 100 डेज पर ईयर। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो 700 डेज रहा है पिछले 7 सालों में, तो इसीलिए ये बन जाएगा बेटा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये था आपका पहले पार्ट का आंसर। बताइए समझ आ गया आपको? बोलो बेटा। स्टिल मैं करा रहा हूं सारे क्वेश्चन क्लास में, इट डजंट मीन कि घर जाके आपको पढ़ना नहीं है। तो घर जाके क्वेश्चन दोबारा आपको खुद से सोल्व करने हैं, आपको जो है क्या कहते हैं, ताकि हम ये तो चेक हो कि तुम्हें समझ आया नहीं आया। मैंने तो क्लास में समझा दिए, तो अगली क्लास में से मुंह उठा के नहीं आना, जितना चैप्टर भी मैं करवा रहा हूं सारा करके आना है। अगला पॉइंट है, क्या आपका आंसर चेंज होगा अगर दिस फैक्ट रिलेट टू श्रीनाथ, इंडियन सिटीजन who resides in Australia and represent Australian cricket team। मतलब ये अगर ब्रेटली की जगह ये सारी बातें श्रीनाथ के लिए हो, जो कि इंडिया का सिटीजन है लेकिन रहता ऑस्ट्रेलिया है, तो ये फिर किस कंडीशन में आ जाएगा? थर्ड वाली। याद है कि इंडिया का सिटीजन हो, रहता हो बाहर, आया हो विजिट के लिए, तो उस केस में अपन क्या चेक करते थे? उसकी इनकम। कौन सी वाली इनकम? इंडियन इनकम। अगर उसकी इंडियन इनकम, अपने को ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा, अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से क्या होगी? कम। 15 लाख से कम होगी तो फिर तो ये हमेशा क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। बताओ क्यों नॉन रेजिडेंट बनेगा? क्योंकि सिर्फ 100 डेज आया है। ठीक है, क्योंकि 100 डेज आया है वहां, अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, और फर्स्ट बेसिक कंडीशन में क्या होता है? 182 डेज। ठीक है, तो 182 डेज जो है क्या कहते हैं वो अपना रहना चाहिए, बट वो अभी कितना रहा है? सिर्फ 100 डेज, इसलिए वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। सेकंड बात, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो भी वो नॉन रेजिडेंट बनेगा। बताओ क्यों?
क्योंकि उसको या तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी 182 डे से ज्यादा, वो तो नहीं कर पाया क्योंकि 100 दिन आया है। दूसरा 122 डेज 120 डेज इन करंट ईयर एंड लास्ट 4 इयर्स में 365। लास्ट 4 इयर्स में 365 तो हो गया, लेकिन करंट ईयर में 120 डेज नहीं हो पाया। इसीलिए जो है क्या कहते हैं, हमेशा श्रीनाथ क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट। तो बी पॉइंट का आंसर देखो क्या लिख रखा है, लिख रखा है कि अगर ये श्रीनाथ होता इंडियन सिटीजन जो ऑस्ट्रेलिया रहता है, कम्स टू विजिट इंडिया में आया, तो हमेशा वो नॉन रेजिडेंट बनता इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। क्यों? क्योंकि उसके डेज 120 से कम है। 120 से कम डेज वाला कोई बंदा जो है वो बन ही नहीं सकता रेजिडेंट। अगर वो इंडियन सिटीजन है, रहता है बाहर, आया है विजिट के लिए, तो 120 डेज तो कम से कम रहना जरूरी है अगर उसको रेजिडेंट बनना है। तो श्रीनाथ जो है कभी भी रेजिडेंट नहीं बनेगा। बताओ समझ आ गया ये बी वाला पॉइंट? बोलो बेटा, अगर नहीं आया तो अब मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। इसके बाद तीसरा केस, अगर श्रीनाथ जो है वो 120 दिन आए 100 की बजाय, तो क्या बनेगा वो? तो उस केस में बेटा डुप्लीकेट दो आंसर आएंगे। अगर 15 लाख से इनकम कम होगी तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि 182 दिन से क्या है, कम। और अगर 15 लाख से इनकम ज्यादा होगी तो बन जाएगा, क्योंकि 120 से क्या है, ज्यादा, और 182 से क्या है, कम। तो उस केस में वो बन जाएगा आर बट एनओआर। तो यही लिख रखा होगा नीचे आंसर। देखो क्या लिख रखा है, अगर इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो वो बन जाएगा आर बट एनओआर, और अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो वो हमेशा बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। ये सारे बातें आज ही अपन ने पढ़ी हैं, आज इसके मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। अब आपका फर्ज बनता है कि घर से इसको जो है सारी बातें पहले पढ़ना है, पूरा चैप्टर, और फिर इसके आपको क्वेश्चन आंसर भी देखने हैं जो जो मैं करवा रहा हूं। और रिवीजन लेक्चर भी ऑलरेडी यूट्यूब पे डला हुआ है इसका। तो अगर आपको मान लो ऐसा लगता हो कि थोड़ा सा हम एक आधा पॉइंट मिस कर रहे हैं, तो आप वो रिवीजन लेक्चर भी लगा सकते हो। मेरे हिसाब से आधे घंटे में तो मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया होगा, आधे घंटे में या 45 मिनट, मुझे ध्यान नहीं है अब, तो पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया होगा। तो आप वो देख कर और तब भी आप क्वेश्चन आंसर सोल्व कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं अगली बात करता हूं, एक कैनेडियन सिटीजन है, कम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्री फाइनेंशियल ईयर दिस, और इस साल वो कितना रहा भाई, 25-26 में 70 दिन रहा। तो क्या बनेगा भाई? कैनेडियन सिटीजन है, कनाडा का है, तो उस केस में एक्सेप्शन में तो नहीं आएगा, यानी कि दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। और दोनों कंडीशन में पहली कंडीशन कौन सी होती है, 182 डेज वाली, वो तो नहीं है, 70 दिन रहा है। तो 70 दिन रहा है, 60 दिन तो हो गया उसका। पिछले 4 सालों में कितने चेक करना पड़ेगा, 365। देख लो पिछले 4 सालों में 365 है क्या, 55 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 150, 150 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 55, 70 को नहीं जोड़ना, वो तो इस साल है। पिछले 4 सालों में कितना आ रहा है, इसका मतलब वो जो है 365 डेज नहीं रहा, हेंस वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, नॉन रेजिडेंट। नाउ अगले पॉइंट पे आते हैं। तो 9th पेज पे आ जाओ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, ये 4 लाइन का। अब इंडिविजुअल के बारे में अपन सारा जान चुके, लेकिन कोविड के बाद हमारी निर्मला जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अमेंडमेंट की और उन्होंने इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाया। कहती है तो क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे हैं बच्चे, और ये तो अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, चैप्टर बड़ा आसान है, इसको कैसे डिफिकल्ट बनाए। तो उन्होंने एक पॉइंट डाला, उन्होंने कहा कि एक मैं नया सेक्शन इंसर्ट करती हूं। बेसिकली सेक्शन नहीं है, सब सेक्शन है, 6(1) कैपिटल ए। अभी मैं आपको जो बातें बता रहा था वो पढ़ा रहा था 6(1) में, अब ये क्या है, 6(1) कैपिटल ए है, 6(1) ए। और निर्मला जी का कहना है कि अगर कोई बंदा 6(1) में नहीं फंसा तो मैं यहां फंसा लूंगी। तो अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट बन जाता है 6(1) में, अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट बन जाता है 6(1) में, तो ऐसे कैसे नॉन रेजिडेंट बन गया, क्योंकि नॉन रेजिडेंट बन जाएगा तो उसको वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो अगर वो नॉन रेजिडेंट बन गया तो निर्मला जी कहती हैं
एक बार बेटा यहां भी चेक करके जाना कि क्या आप रेजिडेंट तो नहीं बन रहे। तो लेकिन ये जो सेक्शन लगता है सिर्फ लगता है इंडियन सिटीजन पे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे नहीं लगता, यानी कि विराट कोहली के बच्चे पे नहीं लगता। तो ये लगता है सिर्फ विराट कोहली पे, इंडियन सिटीजन पे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे नहीं लगता। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो नॉन रेजिडेंट है 6(1) के हिसाब से, और उसकी इंडिया की इनकम 15 लाख से ऊपर है, और उसकी इनकम वर्ल्ड में कहीं टैक्सेबल नहीं हो रही, तो उसको अपन आर बट एन आर बना देंगे। 4 बातें चेक करनी है, चेक कर। कितनी बातें चेक कर? 4। पहली, इंडियन सिटीजन। दूसरी, इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा, इनकम नंबर 1 एंड 2 15 लाख से ज्यादा। तीसरी वर्ल्ड में और कहीं पर भी उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लग रहा। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? ये 2 केस में हो सकता है। या तो वो इतना ट्रेवल करता है कि किसी भी कंट्री में रेजिडेंट बनता ही नहीं है, हर कंट्री में 15 दिन 20 दिन गया, एक 40 दिन गया, और फिर अगली कंट्री, फिर अगली कंट्री, फिर अगली कंट्री। तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है कि वो रेजिडेंट बने ही ना कहीं पे। क्रिकेटर्स के साथ अक्सर होता है कि अभी जैसे इंडिया की सीरीज चलेगी, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, 2 महीना ऑस्ट्रेलिया रहेंगे ये, फिर उसके बाद वापस इंडिया आएंगे, कुछ दिन इंडिया रहेंगे, फिर दोबारा कहीं और सीरीज चलेगी तो वहां चले जाएंगे। तो ऐसा होता है कि हो सकता है कि वो कहीं के रेजिडेंट ना बने, ना इंडिया के बने ना कहीं के बने। अगर कहीं के रेजिडेंट नहीं बनेंगे तो हो सकता है उनकी इनकम कहीं टैक्सेबल नहीं हो रही, तो फिर गवर्नमेंट कहेगी आखिर पानी तुमने धरती माता का, भारत माता का पिया है, तो टैक्स तो यहां दो। तो तुम्हारे को क्या बना देंगे? आर बट एन ओ आर। तो तुम्हारी इनकम इंडिया में 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, और तुम्हारी इनकम वर्ल्ड में कहीं टैक्सेबल नहीं हो रही, तो उस केस में आपको बना दिया जाएगा आर बट एन ओ आर। मतलब नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशंस, ये फिक्स कर दिया कि आर बट एन ओ आर बनाएंगे। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो ये दूसरा केस क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि वो ऐसी कंट्री में रहता हो जो टैक्स फ्री कंट्री है, जैसे दुबई। तो काफी सारे क्वेश्चन बने हुए हैं अपने पेपर में कि इंडिया का कोई बंदा है जो दुबई नौकरी करता है। मेरे भी एक दो दोस्त दुबई रहते हैं, और वो जो है क्या कहते हैं अपना दुबई रहते हैं, और दुबई क्योंकि कौन सी कंट्री है? टैक्स फ्री कंट्री है, तो इसीलिए वहां टैक्स लगता नहीं, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है चलो यहां टैक्स दे दो। तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी, बट ये ध्यान रखना, उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अब कोई फुल जॉब दुबई कर रहा है, इंडिया में आता ही नहीं है, ना इंडिया में उसकी इनकम है, फिर तो इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे दुबई टैक्स फ्री कंट्री क्यों ना है। बट अगर वो इंडिया में कमाई करता है, इंडिया में उसकी 15 लाख से ऊपर इनकम है, तो फिर वो आर बट एन ओ आर बन जाएगा। हालांकि आर बट एन ओ आर बनने से उसको क्या टैक्सेबल होगा वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि आर बट एन ओ आर बनने से उसको क्या क्या टैक्सेबल होगा। लेकिन फिलहाल बस आपको ये समझा रहा हूं कि भाई आर बट एन ओ आर वो बन जाएगा अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। बताओ 4 कंडीशन कौन कौन सी है? पहली, इंडियन सिटीजन। दूसरी, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा। तीसरी, उसकी इनकम वर्ल्ड में कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं है। और चौथी, वो जो 6(1) अभी पढ़ा था अपन ने, इतने सारे पॉइंट पढ़े थे, उस सब में क्या बन रहा है? नॉन रेजिडेंट। पहली प्रायोरिटी हमेशा आपकी 6(1) चेक करना है। कई वजह सीधा 6(1) पे आ जाते हैं, नहीं, पहले 6(1) चेक करना है। अगर वहां नॉन रेजिडेंट बन रहा है तो आपको 6(1) में आना है, अगर वहां रेजिडेंट बन रहे हो तो वहीं पे जाना है। 6(1) में तभी आना है जब नॉन रेजिडेंट बन रहे हो एज पर 6(1). बताओ जी, बात समझ आ गई आपको? इसका प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। अब ये चैप्टर में हमने सीखा कि भाई इंडिविजुअल का कैसे निकालते हैं अपन रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हमें सीखना है कि भाई एचयूएफ का कैसे निकालते हैं। जितना मुश्किल इंडिविजुअल का था उतना ही आसान एचयूएफ का है। जितना टाइम लगा उससे मान लो 1% टाइम लगेगा, और वो इतनी बात है एचयूएफ के केस में। एचयूएफ के केस में अपने को देखना है कंट्रोल कहां है एचयूएफ का। तो एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है कहां पर है। अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उस एचयूएफ को चलाने के लिए मेजर डिसीजन कहां से लिए जाते हैं। तो अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुली आउटसाइड इंडिया, फुली
कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया, अगर उस एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है तो ही उसको एनआर माना जाएगा। हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, आपको कुछ निकालना नहीं है कि भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हम निकालेंगे, आपको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फाइंड आउट नहीं करना है, वो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या कहते हैं, फुल्ली आउटसाइड इंडिया है। फुल्ली, अगर फुल्ली आउटसाइड इंडिया है तो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा भी इंडिया में है, पार्टली और फुल्ली इन इंडिया, तो बन जाएगा रेजिडेंट। तो बेटा एचयूएफ का स्टेटस निकालना इतना आसान है जैसे कि मैगी बनाना, जिसमें जो है आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये चेक करना है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है। आपको बस ये चेक करना है, क्वेश्चन में लिखा होगा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर थोड़ा इंडिया में है थोड़ा बाहर है तो वो बन जाएगी रेजिडेंट, सारा बाहर है तो बन जाएगी नॉन रेजिडेंट, सारा इंडिया में है तो बन जाएगी रेजिडेंट। बस हो गया, टॉपिक खत्म। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात और चेक करनी है, वो क्या है कि रेजिडेंट बनने के बाद अब अपने को क्या चेक करना है कि वो एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगी या नॉट ऑर्डिनरी। तो एचयूएफ जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगी या नॉट ऑर्डिनरी बनेगी, ये डिपेंड करता है, ऑर्डिनरी बनेगी या नॉट ऑर्डिनरी बनेगी ये डिपेंड करता है कर्ता पे। मतलब कमाल की बात है कि एचयूएफ रेजिडेंट बनेगी या नॉन रेजिडेंट ये कर्ता पे डिपेंड नहीं करता, रेजिडेंट बनेगी या नॉन रेजिडेंट बनेगी ये तो किस पे डिपेंड करता है, उसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे। लेकिन एचयूएफ जो है क्या कहते हैं अपना, ओआर बनेगी या एनओआर बनेगी ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कर्ता पे। तो अगर कर्ता, अच्छा कर्ता रेजिडेंट हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, कर्ता की सिर्फ चेक करनी है आपको एडिशनल कंडीशंस, मतलब एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे कर्ता की और ओआर को बन जाएगी एचयूएफ। तो कमाल की बात है ना कि अपन कंडीशन चेक कर रहे हैं कर्ता की और ओआर कौन बन रहा है, एचयूएफ। कर्ता रेजिडेंट हो या ना हो ये हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि कर्ता क्या सेटिस्फाई कर दे, एडिशनल कंडीशन, दोनों सेटिस्फाई कर देगा तो एचयूएफ बन जाएगी ओआर। ठीक है, तो एचयूएफ करना बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं एचयूएफ के केस में क्या करना है। जैसे ये देखो यहां लिखा रखा है एनएम सर एंड एचयूएफ, ठीक है, और हाँ वाइफ, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुली आउटसाइड इंडिया। एचयूएफ का कंट्रोल इंडिया से बाहर है तो बताओ एचयूएफ क्या बनेगी, नॉन रेजिडेंट। तो एचयूएफ जो है वो बनेगी नॉन रेजिडेंट। फर्क ही नहीं पड़ता भाई कि कर्ता कहां रहता है, कर्ता क्या है, कर्ता क्या है, कुछ नहीं, कर्ता जो है वो ओआर है, फर्क नहीं पड़ता उस बात से। फर्क इस बात से पड़ता है कि एचयूएफ का कंट्रोल मैनेजमेंट कहां है। अगर वो कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से बाहर है तो जो है अपना एचयूएफ बन जाएगी एनआर, नॉन रेजिडेंट। वैसे आप सोचोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, कर्ता इंडिया रहता है और अपना वैसे कंट्रोल मैनेजमेंट बाहर है। वो ऐसे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ओआर बनने के लिए जरूरी थोड़ी ना होता कि कर्ता 365 दिन इंडिया रहता है, जब भी उसको एचयूएफ के डिसीजन लेने होते हैं वो फौरन चला जाता है, वहां जाकर डिसीजन लेता है फिर वापस इंडिया आ जाता है, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है फॉरेन ऑफिस बना रखा हो, वो अपना जाता है फौरन वहां डिसीजन लेता है कर्ता के बारे, उसके एचयूएफ के बारे में, फिर वापस इंडिया आ जाता है। तो हमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखना है, यानी कि जो भी पॉलिसी डिसीजंस हैं एचयूएफ के वो कहां से लिए जाते हैं। अगर वो फुल्ली बाहर, इंडिया से बाहर से लिए जाते हैं तो फिर एचयूएफ बन जाएगी एनआर। इसके अलावा कुछ चीजें और लिखी हुई हैं वो अपने आप पढ़ लेना, उससे पेपर में आने का कोई वो नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझाने के लिए लिखा हुआ है। अगली बात, मैं एक एचयूएफ का क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको साथ साथ, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। अब क्वेश्चन नंबर था एचयूएफ का जो मैं अभी करवा रहा था आपको, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन था। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा रखा है, बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजैक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। पता लग गया ना बेटा आपको, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है, ऑस्ट्रेलिया। पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन फ्रॉम देयर, यानी कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया। एचयूएफ क्या बन जाएगी, नॉन रेजिडेंट। तो देखो क्या लिख रखा है, कर्ता हालांकि कोलकाता का है और इंडिया में आता रहता है, ही कम्स टू इंडिया ऑन दिस डेट आया था और ऑस्ट्रेलिया के लिए इस दिन बाहर गया था। आपको ई का भी स्टेटस निकालना है और एचयूएफ का। एचयूएफ का तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा कि एचयूएफ की ट्रांजैक्शन जो है वो कहां से की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया से, हेंस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया। एचयूएफ क्या बन जाती है, नॉन रेजिडेंट। अब हमें क्या निकालना है,
ई का, ई मतलब जो करता है उसका स्टेटस निकालना है। और कर्ता का स्टेटस क्या होगा बेटा? कर्ता का स्टेटस क्या होगा? कर्ता के लिए क्या चेक करना पड़ेगा? क्या दो कंडीशन चेक करनी है या एक कंडीशन चेक करनी है? ये कह रहे हैं एडिशनल कंडीशन चेक कर लो। अरे भाई एडिशनल कंडीशन नहीं करनी चेक यार, एचयूएफ रेजिडेंट बनता और तब हम चेक करते कर्ता की एडिशनल कंडीशन कि एचयूएफ ओआर बनेगी या एनओआर बनेगी। एचयूएफ क्या बन चुकी है? एनआर। तो वो तो बन चुकी है एनआर, बस क्वेश्चन खत्म। अब हमें ई का स्टेटस अलग निकालना है। वो एचयूएफ का पार्ट नहीं है, ये मत मानो कि एचयूएफ का पार्ट है। बस एचयूएफ का क्वेश्चन खत्म हो चुका, एचयूएफ का बस इतना ही था। अब हमें नॉर्मली ई वाला क्वेश्चन करना है, जैसे अपन नॉर्मल किसी इंडिविजुअल का करते हैं। तो ये मैं पूछ रहा हूं कि उसके लिए बेटा एक कंडीशन चेक करनी है, दो करनी है, कितनी कंडीशन चेक करनी है? तो क्या वो इंडिया, वो वाली तीन लोग होते हैं ना जो इंडिया से बाहर जॉब के लिए गया हो, क्या ऐसा लिख रखा है? नहीं। क्या वो इंडिया से बाहर बिजनेस के लिए गया हो या शिप का मेंबर बन के गया हो? नहीं। क्या वो बाहर रहता है, इंडिया में विजिट करने के लिए आया? देखो क्या कर लिख रखा है कि ई करता जो है वो बोर्न कोलकाता में था, यानी कि कोलकाता में जन्मा है, तो क्या बन जाएगा वो? इंडियन सिटीजन। विजिट इंडिया, इसका मतलब रहता बाहर है, आया है विजिट के लिए, तो किसमें आ जाएगा वो? थर्ड पॉइंट में आ जाएगा। ही कम्स टू इंडिया ऑन दिस डेट, और इंडिया से बाहर गया इस दिन के लिए। हालांकि हमें 15 लाख की इनकम नहीं दे रखी कि 15 लाख से ज्यादा या कम है, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो करता बहुत ज्यादा दिन रह गया इंडिया में। अप्रैल में आया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लगभग रह गया वो 8 महीने, यानी कि 240 दिन के आसपास रह गया। हालांकि आपको एग्जैक्ट डेज निकालने पड़ेंगे, 245 आ रहा है, तो वो 245 डेज रह गया इंडिया में, यानी कि 182 डेज से क्या रह गया? ज्यादा। और जब भी 182 डेज से ज्यादा रह जाएगा तो इसका मतलब चाहे उसकी इनकम 15 लाख से कम हो तब भी वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। तो वो क्या बन जाएगा बेटा? रेजिडेंट बन जाएगा। तो ये रेजिडेंट बन जाएगा। अब हमें ये देखना है क्या वो ओआर बनेगा या एनओआर। तो उसके लिए चेक करनी पड़ेगी उसकी एडिशनल कंडीशन। क्या वो पिछले 7 सालों में 730 दिन रहा है इंडिया में? नहीं, वो आया ही 15 सालों बाद है, तो इसलिए वो क्या बन जाएगा? आर बट एनओआर। तो बन जाएगा आर बट एनओआर। तो इस तरीके से इसका जो है वो आंसर किया जाएगा। मैंने इसमें क्या किया है, शुरू के जो बेसिक 4-5 क्वेश्चन है उसके आंसर आपकी बुक में दे रखे हैं, ताकि आपको लिखना कैसे है ये पता लग जाए। बट आगे का कोई भी आंसर आपको नहीं दे रखा, ताकि आप खुद करो, गलतियां करो, और फिर जाके मैं गलतियां मैच करवाऊं, आपकी ठीक हो, आपके कंसेप्ट सुधरें। क्योंकि जो मैं करवा रहा हूं हो सकता है कि आपको 100% ना क्लियर हो पाए, हो सकता है आपको अभी 20-30-40% समझ आया हो, 50% समझ आया हो। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको और क्लैरिटी आती जाएगी कि आपके कॉन्सेप्ट कहां वीक है, फिर उसके ऊपर अपन काम करेंगे। इसीलिए पढ़ाना एक पार्ट है, अगला पार्ट अब आपका है, आपको चेक करना कि क्या आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आया है, और वो तभी हो सकता है जब आप क्या करोगे? क्वेश्चन आंसर। अब मैं आपको बचा हुआ जो टॉपिक है छोटा सा वो और करवा देता हूं कि एचयूएफ के बाद हमें अब स्टेटस निकालना है कुछ और लोगों का, जैसे कि फर्म का, एओपी का, बीओआई का, एलएलपी का, लोकल अथॉरिटी का, एजीपी का। मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़कर लगभग सारे बंदे यहां कवर हो गए। एक कंपनी को छोड़कर, कंपनी का स्टेटस अलग निकाला जाएगा। इंडिविजुअल एचयूएफ का तो अभी सिखा दिया मैंने, फर्म, एओपी, बीओआई का, अपना एलएलपी, सब बाकी सारे कवर हो गए। ये जो बाकी लोग है ना बेटा, इनके केस में 3 स्टेटस नहीं निकलते। इंडिविजुअल एचएफ के 3 स्टेटस निकलते हैं। बताओ 3 कौन कौन से? बोलो बोलो। रेजिडेंट के भी 2 पार्ट होते हैं, ओआर, एनओआर, एनआर, ये 3 स्टेटस निकलते हैं। बट बाकी लोगों के स्टेटस सिर्फ कितने निकलते हैं? 2, या तो आर या एनआर। ओआर या एनओआर नहीं निकलता, या तो आर या एनआर, या रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, बस 2 ही बातें होती हैं। तो या तो बनते हैं वो रेजिडेंट या बनते हैं नॉन रेजिडेंट। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वही वर्ड आएगा जो भी एचयूएफ में आया था, फुली आउटसाइड इंडिया हो तो बन जाते हैं नॉन रेजिडेंट, अदरवाइज क्या बन जाते हैं? रेजिडेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इन इंडिया या फुली इन इंडिया तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। यानी कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुली आउटसाइड इंडिया होगा तो वो क्या बन जाते हैं?
नॉन रेजिडेंट। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुली आउटसाइड इंडिया होगा तो बन जाएंगे नॉन रेजिडेंट्स। बताओ जी बेटा, समझ आ गया आपको? इनका तो बहुत आसान है, एचयूएफ से भी आसान है, मैगी बनाने से भी आसान है, गैस ऑन करने की तरह है। भाई अपने को क्या करना है, सिर्फ अपने को ये चेक करना है कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुली आउटसाइड इंडिया है तो क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट। और थोड़ा सा भी इंडिया में कंट्रोल है तो क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट। बस बात खत्म। कंपनी का भी इतना ही आसान है बेटा। कंपनी के केस में सीधी सी बात है, अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है यानी कि इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इंडिया में इंडियन कंपनीज एक्ट में बनी है, या जो इंडियन कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी अपने चैप्टर नंबर 1 में, वो अगर वो इंडियन कंपनी है तो उस केस में हमेशा वो रेजिडेंट मानी जाएगी। नो नीड टू चेक कोई भी कंडीशन, वो हमेशा रेजिडेंट मानी जाएगी। अगर कोई फॉरेन कंपनी है यानी कि बाहर की कंपनी है, बाहर रजिस्टर्ड है, तो उस केस में अपने को देखना पड़ेगा क्या उसका पोयम इंडिया में है। पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट। अभी तक जो क्या कहते हैं अपन पढ़ते आए थे ना एचयूएफ वगैरह का केस में, वहां पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड। बात वही है, बस रिश्ता वही, सोच नहीं। यानी कि बात वही है, कंट्रोल देखा जा रहा है, लेकिन वहां तो एक्ट में वर्ड यूज किया हुआ है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, और यहां कंपनी केस में क्या वर्ड यूज किया हुआ है, पोयम, प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट। यानी कि प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट का भी वही मतलब है कि की डिसीजंस कहां से लिए जाते हैं। तो अगर वो इंडिया से लिए जाते हैं तो रेजिडेंट बनेगा, और अगर पोयम आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट बनेगा। जैसे गूगल फॉरेन कंपनी है, और गूगल के सारे डिसीजन कहां से लिए जाते हैं, फॉरेन से। सुंदर पिचाई बाहर बैठा बैठा लेता है गूगल, अपना अमेरिका बैठा है, तो इसीलिए उसका पोयम बाहर है तो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। अमेजोन के डिसीजन बाहर से लिए जाते हैं, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। जितने भी कंपनीज हैं जो फॉरेन कंपनीज है जिनके डिसीजन बाहर से लिए जाते हैं, वो सारे क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हो गया हमारा खत्म। अब जितना कराया पहले फटाफट मैं इसको रिवाइज कराता हूं, फिर अगली बात करूंगा मैं। अगर टाइम बचेगा तो आज करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, बट पहले जितना कराया वो रिवाइज कराऊंगा। हाँ जी। सर जो फॉरेन कंपनी है, हाँ, अगर उसकी भी की डिसीजंस पार्शियली इंडिया में और पार्शियली बाहर हो, तभी तो उन्होंने पोएम वर्ड यूज किया कि अफेक्टिव मैनेजमेंट कहां से है ये देखना है। तो की डिसीजंस पार्टली वगैरह इसमें नहीं देखना, वो पार्टली वाला देखना है अपने को बाकी चीजों में, एओपी बीवाई फॉर्म वगैरह में। यहां हमने पोएम वर्ड यूज किया कि प्लेस ऑफ अफेक्टिव, अफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है, तो मेजरली डिसीजंस कहां से हैं वो देखना है। तो अपना पोएम यानी कि अफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है वो देखना है अपने को। तो अगर अफेक्टिव मैनेजमेंट आपका इंडिया में है तो उस केस में आप बनोगे रेजिडेंट, अगर इंडिया से बाहर है तो आप बनोगे नॉन रेजिडेंट। तो मैं आपको रिवाइज करा रहा था सबसे पहले। अब बुक साइड में करके सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ कि याद हुआ नहीं हुआ हमारे को। सबसे पहले अपने को इंडिविजुअल का चेक किया अपन ने। इंडिविजुअल के केस में वैसे तो हमें चेक करनी होती है अपना 2 कंडीशन, लेकिन 3 बंदे ऐसे थे जिनको चेक करनी होती है 1 कंडीशन। तो पहले 2 कंडीशन चेक करनी होती है, वो देख लेते हैं कौन कौन सी थी। इस साल में 182 डेज, और लास्ट के 4 सालों में, लास्ट के 4 सालों में 365 दिन, और इस साल में 60 दिन। ठीक है, ये 2 बेसिक कंडीशन थी जिसमें से आपको क्या करना होता है, एक सेटिस्फाई करनी होती है टू बिकम रेजिडेंट। अगर आप रेजिडेंट बन जाते हो तो फिर आपको ओआर बनना है या एनओआर बनना है, उसके लिए क्या चेक करनी होती है, एडिशनल कंडीशंस 2 होती हैं, वो दोनों सेटिस्फाई करनी होती हैं। दोनों करोगे तो ही बनोगे आप क्या, ओआर, अदरवाइज क्या बन जाओगे, एनओआर। तो वो 2 कंडीशन कौन कौन सी थी, एक थी आपकी पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा हो, और पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट बना हो। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, अपने को फिर चेक करनी पड़ती है कि भाई जो है क्या हमें बेसिक कंडीशन 2 चेक करनी है या 1 चेक करनी है। तो कुछ 3 तरह के लोग होते हैं जिनको सिर्फ एक बेसिक कंडीशन चेक करनी होती है। वो 3 तरह के लोग कौन से होते हैं, पहला, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन वगैरह। ठीक है, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप जो फॉरेन जा रही है वो वाला, या फिर इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रहता हो बाहर, बिजनेस पर्पस करना हो, या फिर आया हो इंडिया के लिए
और इस साल में आया हो विजिट करने के लिए और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से कम है, तो उस केस में तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, और अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो दोनों चेक करेंगे, बट सेकंड कंडीशन में 60 दिन की जगह क्या कर देंगे 120 दिन, यानी कि 182 डेज करंट ईयर में या फिर 120 डेज करंट ईयर में एंड 365 डेज इन द लास्ट फॉर प्रीवियस ईयर्स। ये हो जाएगा उस बंदे के लिए जिसकी 15 लाख से इनकम क्या है ज्यादा है। बट अगर वो बंदा 120 से 182 के बीच में रहता है और पिछले 4 सालों में 365 दिन भी रहता है, और वो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो रहता है बाहर इंडिया में विजिट करने के लिए आया और उसकी इनकम 15 लाख से क्या है ज्यादा, तो हमेशा वो बन जाता है आर बट NOR, नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशंस। ये सारा काम हमने पढ़ा था रेजिडेंट के बारे में। फिर हमने रेजिडेंट के बारे में एक और बात बनी कि भाई जो बंदा शिप का मेंबर बन के जा रहा होता है उस बंदे के लिए जो CDC साइन करने की डेट होती है, जो CDC साइन करने की डेट होती है वो इंडिया से बाहर मानते हैं, और जो वापस आने की डेट होती है वो भी इंडिया से क्या मानते हैं, बाहर मानते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है क्या कहते हैं, अपने पॉइंट पढ़ा था कि भाई जो हाँ कि अगर डीम्ड रेजिडेंट बन सकते हो, सेक्शन था अपना 6(1) कैपिटल ए, वो ये बोलता था सेक्शन कि भाई डीम्ड रेजिडेंट कब बन सकते हो कि अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो, इंडियन सिटीजन हो, 15 लाख से ज्यादा इनकम हो, इंडियन इनकम इनकम नंबर 1+2, और कहीं टैक्सेबल ना हो और नॉन रेजिडेंट बना हो एज पर 6(1), तो वो बंदा बन जाएगा आर बट NOR। ठीक है। इसके अलावा फिर अपन ने स्टेटस निकाला HUF का, जिसमें अपने को चेक करना था उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर फुली आउटसाइड इंडिया है तो NR बनेगा, अदरवाइज वो बन जाएगा R। फिर अपन चेक करेंगे कर्ता की 2 एडिशनल कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई होगी तो OR बनेगा, अदरवाइज बन जाएगा NOR। इसके अलावा फिर अपन ने चेक किया था फर्म, AOP, BOI, इन सब का जो है अपना ये देखना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फुली आउटसाइड इंडिया है तो बनेगा नॉन रेजिडेंट, अदरवाइज बन जाएगा रेजिडेंट। इसके बाद अपने को चेक किया था कंपनी का, और अगर कंपनी की बात करें तो उस केस में अपने देखा था कि भाई अगर वो इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेजिडेंट, अगर वो फॉरेन कंपनी है तो उसका पोएम चेक करना है, अगर वो प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो बन जाएगा रेजिडेंट, अदरवाइज बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। ये जो लोग हैं इनके केस में OR या NOR नहीं देखते। अगली बात पे आते हैं, जो ये वाला पॉइंट है इसमें अब चलो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं बताता, ये बताऊंगा बस, और ये 1 मिनट का ही टॉपिक है। OR को वर्ल्ड की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, यानी कि OR को इनकम नंबर 1, 2 और 3 तीनों इंडिया में टैक्सेबल होती हैं। देखो ये रहा OR 1, 2, 3 तीनों के आगे यस लिखा हुआ है, यस यस यस। OR को तीनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, 1B, 2B, 3B। 1, 2, 3 है क्या वो कल बताऊंगा, आज तुम्हारे में सब्र नहीं है। तो OR को तीनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। NR को सिर्फ पहली इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, NR को सिर्फ पहली इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, और जो बीच का बंदा है R बट NOR उसको इनकम 1 एंड 2 इंडिया में टैक्सेबल है। आइए दोबारा डिस्कस करते हैं। OR को इनकम नंबर 1, 2, 3 तीनों टैक्सेबल है, NR को सिर्फ 1 टैक्सेबल है, R बट NOR को 1 एंड 2 टैक्सेबल है। ठीक है। अगर हम बात करें, अरे वही सेम बात है ये, चलो इस साइड से पूछता हूं, इनकम नंबर 1 किस किस को टैक्सेबल है? तीनों को, R को भी, NOR को भी, NR को भी। इनकम नंबर 2 किसको टैक्सेबल है? OR को और NOR को, और इनकम नंबर 3 सिर्फ OR को टैक्सेबल है। अब अगर हम बात करें, अरे रुको,
कंपनी वगैरह के केस में NOR तो होता ही नहीं, तो इसलिए बीच का कॉलम तो हो गया डिलीट, दो साइड के कॉलम बच गए। जो OR को टैक्सेबल होता है वही R को जाएगा, यानी कि कंपनी वगैरह केस में R को तीनों इनकम टैक्सेबल हो जाएंगी और NR को सिर्फ पहली इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, बीच वाला हिस्सा हट गया। यानी कि अगर कंपनी वगैरह का केस है तो उस केस में R को टैक्सेबल हो जाएंगी तीनों और NR को टैक्सेबल हो जाएगी पहली। खत्म, समझ आ गया? बाकी की बातें करेंगे कल की क्लास में, तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। होमवर्क दे दिया मैंने आपको ऑलरेडी।